हेलो पीपल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में अपने एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल के अंदर हर एक यूरोपियन कंपनी के बारे में समझा था जो यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पज़ से आई थी, और किस तरीके से और किस सीक्वेंस के अंदर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ आई थी वो हम लोगों ने पहले ही भी देख चुके हैं। अब अपने लोग देखते हैं एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। बेसिकली देखिए, जो फ्रेंच थे और जो ब्रिटिशर्स थे, ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि एक दूसरे से वो रहते थे, जेलस रहते थे, या फिर समझ लीजिए ओवरऑल, क्योंकि मोनोपोली इनकी जा रही थी, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली जा रही थी और सेम फ्रेंच की भी मोनोपोली जा रही थी। तो वो एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म करना चाहते थे, और इसी हार्म करने के लिए उन लोगों को मात्र एक मोटिव चाहिए था कि भाई कैसे ही न कैसे करके हम इंडिया में से ब्रिटिशर्स को हटा दें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करें, ताकि इनका ट्रेड बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाए, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाए, जिस वजह से हम इनके ट्रेड के ऊपर कब्जा कर सकें, इनके ट्रेड को एक्वायर कर सकें और उसके बाद अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। और यही व्यू पॉइंट था ब्रिटिशर्स का फ्रेंच के लिए। तो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ही हमेशा सोचते रहते थे, और दोनों का मेन मोटिव यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से किसी भी, चाहे वो वैलिड पॉइंट हो चाहे वो इनवैलिड पॉइंट हो, उसके थ्रू हम ब्रिटिशर्स को किस तरीके से यहाँ से इस मोनोपोली से बाहर निकाल सकते हैं, इस ट्रेडिंग से बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसी के चक्कर में क्या होता है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष स्टार्ट होता है, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। देखिए, दैट कॉन्फ्लिक्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटल ऑफ सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि इन लोगों को किसी वैलिड पॉइंट से मतलब नहीं था, इन लोगों को बस ये था कि हमें लड़ाई करनी है इनसे और ओवरऑल में मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना है इनके ट्रेड को या फिर इन्हें। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बैटल होती है, ऑस्ट्रिया एक नेशन है यूरोप के अंदर, वहाँ पे उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, यानी बैटल ऑफ सक्सेसरशिप होती है। क्या लड़ाई होती है इसके अंदर, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार हमें मिल जाए, और वहीं फ्रेंच ये सोचते हैं कि उत्तराधिकार ऑस्ट्रिया का हमें मिल जाए। तो इसी के अंदर संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, बैटल ऑफ सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के लिए, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, किसके बीच में, एंग्लो यानी ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ये वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब इसी इसी ये 1740 के अंदर स्टार्ट हुई थी, और इसी वॉर के चलते इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी इंडिया के अंदर आई थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दो आई थी। फ्रेंच की जो कंपनी थी वो और ब्रिटिश की जो कंपनी थी वो, इन दोनों के बीच में इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बोला था, दे जस्ट नीड अ मेयर रीज़न, या कुछ भी कह सकते हैं, इन लोगों को वैलिड पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं थी लड़ने के लिए, कि जिससे इनका हो ऐसा एक ऐसा होता है ना कि भाई किसी का जेन्युइनली इम्पैक्ट पड़ रहा हो किसी चीज़ के ऊपर, तो फिर वो लड़ाई करना समझ में आता है। पर इन लोगों को तो सिर्फ इसलिए लड़ाई करनी थी ताकि इन्हें हम इस मोनोपोली से बाहर निकाल सकें। हम ट्रेडिंग दोनों यही सोचते थे कि भाई हमें लड़ाई करनी है इसलिए ताकि हम ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म पहुँचा सकें और अपने ट्रेड को फैला सकें, क्योंकि ब्रिटिश एक काफ़ी बड़े पावर की तरह उभर रहे थे ना उस वक्त तक। और यही पावर अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप, तो बस आप समझ ही रहे हो, कॉम्पिटिटर थे वो लोग, तो इसीलिए उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हमला करने की सोचते रहते थे। तो दैट टाइम द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच वॉज पौंडीचेरी। मैंने आपको पहले ही बोला था पौंडीचेरी ये उसका फ्रेंच का हेडक्वार्टर था, हमने पिछले वीडियो के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रेंच के बारे में। ये देखिए, उसके अंदर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि फ्रांसिस मार्टिन नाम का एक फ्रेंच गवर्नर था, जिसने शेर खान लोदी के ऊपर हमला करके उससे पौंडुचेरी को अक्वायर कर लिया था। तो और उसी के बाद इस पौंडुचेरी को कैपिटल बना दिया गया था फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। ठीक है, फ्रेंच की कैपिटल बना दिया था पौंडुचेरी को। तो देखिए, इन दैट टाइम द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच वॉज पौंडुचेरी। पौंडुचेरी उनका हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर के बाद उनके अन्य कार्यालय कहाँ कहाँ पर थे, किसके, फ्रेंच के अन्य कार्यालय कहाँ कहाँ पर थे, मछलीपट्टनम में थे, कराईकल में थे, माही में थे, सूरत और चंद्रनगर। ये चंद्रनगर बंगाल के अंदर है। अभी इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो 3 प्रेसिडेंसीज थी वो कौन कौन सी थी, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। सबसे पहले मद्रास बनी थी, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। आपने इसमें देखिए,
इन 1640 ब्रिटिशर्स फाउंडेड मद्रास सिटी वेयर दे कंस्ट्रक्टेड फोर्ट सेंट जॉर्ज। उन्होंने 1640 के अंदर ब्रिटिशर्स द्वारा मद्रास सिटी की स्थापना करी गई थी, जहाँ पर उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का भी निर्माण कराया था। ठीक है, सबसे पहले ये बना, मद्रास बना। मद्रास के बाद हम लोगों को पता चलता है कि बॉम्बे बना था। ठीक है, मद्रास के बाद बॉम्बे उन्हें दहेज के अंदर मिल गया था। किसकी शादी के अंदर? प्रिंस चार्ल्स की जब शादी हुई थी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ, तब उन्हें बॉम्बे मिल गया था। तो उन्होंने दूसरी प्रेसिडेंसी अपनी बना ली थी बॉम्बे को। तो कैलकाटा हो चुकी है, वो मद्रास हो चुकी है, और मद्रास हो चुकी है और बॉम्बे हो चुका है। अब बचा कैलकाटा। तो हमें पता है कि अजीम उस शान ने 3 विलेजेस गिफ्ट किए थे किसे? ब्रिटिशर्स को, सुंदती, गोविंदपुर और कालीकटा। और इन तीनों विलेजेस को मिलाकर ब्रिटिशर्स ने एक नई सिटी की स्थापना करी थी। इसका नाम उन्होंने कैलिकट रखा था या फिर कलकत्ता रखा था, कैलकाटा। तो यही इनके 3 प्रेसिडेंसीज थी, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। और इसका हेडक्वार्टर था फ्रेंच का पौंडुचेरी में, और उनके अन्य कार्यालय यहाँ पर थे। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि जो ये बैटल ऑफ सक्सेसरशिप ऑस्ट्रिया के अंदर चल रही थी, इसका इम्पैक्ट भारत के अंदर भी देखने को मिला। और ये भारत के अंदर जो ये संघर्ष देखने को मिला, इसी का जो इम्पैक्ट था वो किसके फॉर्म में दिखा? कर्नाटक वॉर्स के फॉर्म में दिखा था। तो ये एक सीक्वेंस रहा है, एक सीरीज़ रही है कर्नाटक वॉर्स की, जो हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ या फिर प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ, वो कब हुआ? 1746 से 1748 तक चला। मात्र 2 साल के लिए ये चला। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल चुका, सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया था की वजह से जो रीज़न था वो क्या था? मेन रीज़न कह सकते हैं इन 1740 बैटल ऑफ सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। कहाँ पर? यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर। 1744 के अंदर, उसी के 4 साल बाद, एक फ्रेंच गवर्नर जो होता है, अब देखिए ये एक दूसरे से मुंह तो फुलाए बैठे रहते थे, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों एक दूसरे से। तो उस वक्त जो फ्रेंच गवर्नर था वो कौन था? डुप्ले, या फिर डुप्लेक्स कहते हैं इंग्लिश में, और डुप्ले था। ठीक है, और डुप्ले ने क्या करा? मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर हमला कर दिया। और उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो कौन था? निकोलस मोर्स था। मद्रास प्रेसिडेंसी का उस वक्त जो गवर्नर था वो निकोलस मोर्स था। फर्स्ट कर्नाटक वॉर के टाइम पे जो मद्रास प्रेसिडेंसी का, ये मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अंडर थी? मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रिटिशर्स के अंडर थी। और फ्रेंच गवर्नर था डुप्लेक्स ने मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर हमला करा। इन 1746 डुप्लेक्स अटैक्ड मद्रास प्रेसिडेंसीज एंड कॉन्कर्ड दैट। उसने मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर हमला किया और उसे अपना अंडर ले लिया, कॉन्कर कर लिया उसको। और आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स गेव 4 लाख पाउंड्स टू फ्रेंच, हेंस दे रिटर्न मद्रास टू ब्रिटिशर्स। और उसके बाद ब्रिटिशर्स को 4 लाख पाउंड रुपए देने पड़े थे फ्रेंच को, और जिसके बाद उन्होंने जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसे लौटा दिया था ब्रिटिशर्स को। आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स अटैक्ड पौंडुचेरी। अब देखिए, वो लोग भी खोले बैठे थे। वो यही होते हैं ना, वो कहते हैं जैसे भाइयों भाइयों में होता है कि आखिरी थप्पड़ मेरा हुआ, उसी हिसाब का समझ लीजिए कि जैसे ब्रिटिशर्स जब उन्होंने उसके ऊपर हमला करा, उसी के थोड़े दिनों बाद ब्रिटिशर्स ने हमला करा पौंडुचेरी के ऊपर। इन्होंने उसकी प्रेसिडेंसी पे हमला करा। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले फ्रेंच ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसी पे हमला करा। तो उन्होंने सोचा कि अब हम भी इनकी प्रेसिडेंसी पे हमला करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने हमला करा पौंडुचेरी में, जो कि फ्रेंच की प्रेसिडेंसी थी। एंड दे ट्राइड टू कॉन्कर इट, लेकिन उन्होंने उसे कॉन्कर करने की कोशिश भी करी पौंडुचेरी को, पर इनकी ऐसी तैसी हो गई क्योंकि डुप्लेक्स बैठा हुआ था। और डुप्लेक्स बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज फॉर्म करने वाला व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा कुशल गवर्नर रहा है ये। और मतलब आप अभी इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। इवन मॉडर्न स्पेक्ट्रम के अंदर, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक प्रॉपर एक पैराग्राफ और एक प्रॉपर ऐसे लिखा हुआ है इसके ऊपर, एक आर्टिकल लिखा हुआ है इसके ऊपर, डुप्लेक्स के जो पावर्स वगैरह थी उसके ऊपर। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था इसके अंदर। बट डुप्लेक्स डिफीटेड द आर्मी ऑफ ब्रिटिशर, लेकिन डुप्लेक्स ने ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसे हरा दिया। मतलब इन्होंने कोशिश अच्छी करी, लेकिन डुप्लेक्स ने निपटा दिया उन्हें। तो इन 46 के अंदर उसने हमला करा था। 1748 हमले के 2 साल बाद अ ट्रीटी वॉज साइंड कॉल्ड ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल, या फिर आला चापेल। आला चापेल की संधि हुई या फिर एक्सला चापेल की संधि हुई। किस किस के बीच में हुई थी? फ्रेंच के बीच में हुई थी और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये? यूरोप के अंदर हुई थी। देखिए, मैंने बोला जहाँ से
जहाँ से वॉर का मेन रीज़न स्टार्ट हुआ वहीं पर जब शांति हो गई तो उसी से यहाँ पे इंडिया में भी शांति हुई। जैसे ऑस्ट्रिया के अंदर एक्सला चापेल से उन लोगों ने शांति कर ली, किसने, ब्रिटिशर्स ने और फ्रेंच ने, कि भैया अब लड़ाई नहीं करेंगे। एक्सला चापेल की ट्रीटी साइन कर दी गई। जब यूरोप के अंदर शांति पड़ गई और तो इसी के बाद जब वहाँ पर शांति पड़ गई तो इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने और फ्रेंच ने ये भी सोचा कि भाई वहाँ पर शांति पड़ गई तो यहाँ पर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, तो सीधी बात शांत कर लो। लेकिन हाँ ये बात है, इन लोगों के मन के अंदर जो कड़वाहट थी एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। और इसी कड़वाहट के कारण आगे की जो कर्नाटक वॉर्स हुए हैं वो होंगे, तो ध्यान रखिएगा। और इस तो जो याद करने वाली चीज़ है कि जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर थी वो एंड हुई किसके थ्रू, एक्सला चापेल की संधि के थ्रू हुई थी। दैट इज़ एज पर द ट्रीटी ऑफ फर्स्ट कर्नाटक वॉर, दैट इज़ एक्सला चापेल केम टू एन वो एज पर द ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल द फर्स्ट कर्नाटक वॉर केम टू एन एंड। ठीक है, अब जब प्रथम कर्नाटक वॉर ख़त्म हो गया 1748 के अंदर, तो 1748 में ख़त्म होने के बाद सेकेंड कर्नाटक वॉर यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है 1749 के अंदर। और पहले कर्नाटक वॉर के बारे में एक बात और बता दूं कि पहले उस वक्त पे मद्रास वगैरह सब एक ही यूनिट के अंदर होते थे, तो इसलिए मद्रास के अंदर हुए हैं हालांकि ये सब कुछ, तो फिर परे से कर्नाटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक पूरा वो हुआ करता था। ठीक है, इसलिए सेकंड कर्नाटक वॉर हो गया। कार्नेटिक रीजन कहा जाता है, इस पूरे एरिया को कार्नेटिक रीजन कहा जाता है या फिर कर्नाटक कह देते हैं हिंदी में, तो इसीलिए इसे कर्नाटक वॉर कह दिया जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 में एक्सला चापेल हुई, मतलब एक साल भी पूरी हिसाब से सेट नहीं हो पाई, उससे पहले इन लोगों ने फिर से लड़ाई शुरू कर ली, सेकंड कर्नाटक वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब तो देखिए रीज़न, कारण रहे हैं इस सेकंड कर्नाटक वॉर के, वो कौन कौन से रहे हैं। जो रीज़न रहे हैं कर्नाटक वॉर के वो रहे हैं प्रीवियस एनमिटी बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जो पुरानी शत्रुता थी, उस शत्रुता के चलते, क्योंकि उन लोगों ने तो एक्सला चापेल वहाँ पे साइन हो गई थी, वहाँ पे एक्सला चापेल साइन हो गई, तो उससे इन लोगों ने यहाँ पे शांति कर ली। पर एक दूसरे के अंदर कड़ुता तो अभी भी थी ना एक दूसरे के लिए, तो ब्रिटिशर्स के लिए फ्रेंच के लिए और फ्रेंच के लिए ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, और 1748 के अंदर हैदराबाद का एक निज़ाम था जिसका नाम था निज़ाम उल मुल्क। चिनक्लिज खान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, निज़ाम उल मुल्क, जैसे डेक्कन की सूबेदारी जिसके पास थी। देखिए मैंने आपको बोला कि ब्रिटिशर्स के वो मुग़ल के पास, पहले मैंने आपको बताया था मुग़ल्स के पास टोटल 21 सूबे हुआ करते थे। अब उन 21 सूबों में से 6 सूबे थे वो तो साउथ के अंदर थे, यानी तो डेक्कन रीजन के अंदर आते थे। अब ये जो 6 सूबे थे वो किसके अंडर थे, निज़ाम उल मुल्क के अंडर थे, जब मैंने आपको पढ़ाया था चिनक्लिज खान के बारे में। ठीक है, तो जब निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। तो नासिर जंग था वो पुत्र था किसका, निज़ाम उल मुल्क का, और जो मुजफ्फर जंग था वो पौत्र था किसका, निज़ाम उल मुल्क का। ये पुत्र था, ये पौत्र था। ठीक है, पर इनमें क्या होता था कि अब देखिए ये तो भाई लोकल लेवल की लड़ाई है। ठीक है, पर इसको इतना ज़्यादा एग्जेरिगेट करा किसने, ब्रिटिशर सपोर्ट करने लगे नासिर जंग को, और अब जब देखिए इन लोगों को लड़ाई करनी थी सीधी बात, तो जब ब्रिटिशर नासिर जंग को सपोर्ट करने लगे तो उन्होंने कह दिया, फ्रेंच ने कह दिया हम मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेंगे। तो मतलब वो ये चाहते थे कि जो निज़ाम हैदराबाद का जो अगला निज़ाम बने, कौन बने, फ्रेंच चाहते थे मुजफ्फर जंग बने और ब्रिटिशर चाहते थे नासिर जंग बने। तो ये इन दोनों के बीच में शत्रुता बन गई, किसके बीच में, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। सिमिलरली ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में शत्रुता बन गई। और जो तीसरा मेन रीज़न कहा जाता है, कर्नाटक के नवाब दोस्त अली की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। द बैटल ऑफ सक्सेसरशिप आफ्टर द डेथ ऑफ दोस्त अली हु वॉज द नवाब ऑफ कर्नाटक। देखिए निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम की मृत्यु के बाद वहाँ पे उत्तराधिकार की यानी सक्सेसरशिप के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। और वहीं कर्नाटक के अंदर भी दोस्त अली की मृत्यु के बाद सक्सेसरशिप के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो कर्नाटक के अंदर क्या हो रहा था कि अनवरुद्दीन था और चंदा साहिब के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। अनिरुद्दीन कौन था, बेटा था किसका, नवाब ऑफ कर्नाटक, जो कि दोस्त अली था। दोस्त अली की मृत्यु के बाद वह अनवरुद्दीन कह रहा था भाई मैं बनूंगा, और उसी के बाद आई गेस दोस्त अली का दामाद था चंदा साहिब, उसने कहा
कि भाई मैं बनूंगा, नवाब बनूंगा कर्नाटक का। तो इसमें से अनवरुद्दीन को सपोर्ट करा ब्रिटिशर्स ने और चंदा साहिब को सपोर्ट करा फ्रेंच ने। तो ये भी एक मेन रीज़न था एक दूसरे की लड़ाई के लिए। अब क्या होता है, अ स्ट्रगल बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स टू कॉन्कर तंजौर। एक रीज़न ये भी था कि वो ये लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ाई इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि तंजौर के ऊपर ये लोग अपना अपना शासन करना चाहते थे, या फिर उसे एक्वायर करना चाहते थे, उसे कॉन्कर करना चाहते थे तंजौर को। ठीक है, तो देखिए 1749 के अंदर अंबूर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ अंबूर। 1749 के अंदर बैटल ऑफ अंबूर हुआ। किस किस के बीच में, डुप्लेक्स के बीच में, मुजफ्फर जंग के बीच में और चंदा साहिब के बीच में। अब देखिए ये मुजफ्फर जंग फ्रेंच के साथ है, चंदा साहिब फ्रेंच का सपोर्ट मिल रहा है, मुजफ्फर जंग को फ्रेंच का सपोर्ट मिल रहा है, चंदा साहिब को फ्रेंच का सपोर्ट मिल रहा है, और डुप्लेक्स तो उसका गवर्नर है ही है। तो जितने भी एक पार्टी के थे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ, इस हिसाब से समझ लीजिए। फ्रेंच के जितने सपोर्टर थे, यानी फ्रेंच जिसके साथ था, एक पार्टी इस तरफ हो गई, और बैटल ऑफ अंबूर के अंदर दूसरी तरफ कौन पड़ गया, अनवरुद्दीन अकेला पड़ गया उस वक्त तक। ठीक है, उस वक्त तक ब्रिटिशर्स नहीं आ पाए थे उसके साथ। तो अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक के अंदर था, इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ अंबूर हो जाता है, यानी लड़ाई हो जाती है, छिड़ जाती है। अंबूर का युद्ध छिड़ जाता है अनवरुद्दीन के बीच में और डुप्लेक्स, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के बीच में। इन तीनों ने इसे पेल दिया, किसे, अनवरुद्दीन को मार दिया। और इन दैट बैटल अनवरुद्दीन वॉज किल्ड एंड चंदा साहिब वॉज मेड द नवाब ऑफ कर्नाटका। देखिए चंदा साहिब और अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब के लिए, सक्सेसरशिप के लिए लड़ रहे थे। तो इसमें से फ्रेंच ने बैटल ऑफ अंबूर के अंदर अनवरुद्दीन को निपटा दिया। अनवरुद्दीन को निपटाने के बाद चंदा साहिब बचा। अब चंदा साहिब को इन्होंने राजा बना दिया, नवाब बना दिया कर्नाटका का। और इसी बात से खुश होकर चंदा साहिब ने 80 गांव दे दिए फ्रेंच को। एक रीज़न ये भी था कि ये लोग लोकल उसके अंदर सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बंगाल के लिए, यानी देखिए हैदराबाद फेमस था डायमंड्स वगैरह के लिए। तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स वगैरह ये सोच रहे हैं कि जब हमारे द्वारा सपोर्ट पाकर अगर मुजफ्फर जंग या फिर नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, देखिए मुजफ्फर जंग फ्रेंच के साथ था और नासिर जंग ब्रिटिशर्स के साथ था, कि हमारा सपोर्ट पाकर दोनों दोनों ट्रेडिंग कंपनीज यही सोच रही थी कि हम अपना राजा बिठाएं, या फिर हम अपना निज़ाम बिठाएं, या फिर हम अपना नवाब बिठाएं, ताकि वो हमें सपोर्ट करे, हमारे फेवर में पॉलिसीज़ निकाले, हमारे फेवर में राइट्स निकाले, हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिले जो बाकी ट्रेडिंग कंपनीज को ना मिले, और हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पाएँ और हमारी मोनोपोली ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो जाए, इसलिए ये सब लोग कर रहे थे। तो अब ऐसा होता है, देखिए 80 गांव से किसने, चंदा साहिब ने 80 गांव दे दिए किसको, फ्रेंच को। अब तो इससे फ़ायदा किसका हुआ, अब इसके अंदर वो अपना और ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते तो फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं अपना, कुछ नहीं तो अपनी आर्मी सेटअप कर सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं ना। तो इन्हें देखिए 80 विलेजेस दिए चंदा साहिब ने। और आफ्टर दैट इन 1750 के अंदर नासिर जंग अटैक्ड कर्नाटका। अब जो नासिर जंग था, जिसे सपोर्ट किसका था, ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने कहा नासिर जंग से कि जाओ तुम जल्दी से हमला करो, किसके ऊपर, 1749 के अंदर बैटल ऑफ अंबूर हुआ, और 1750 के अंदर ब्रिटिशर्स ने नासिर जंग को भेजा कि जाओ तुम हमला करो कर्नाटका के ऊपर। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने भेज तो दिया इसे नासिर जंग को, पर इसमें क्या होता है कि डुप्लेक्स, मैंने आपको बोला था बहुत ही दमदार गवर्नर था, तो उस जब वह हमला करने गया तो डुप्लेक्स ने इसे भी मार दिया, नासिर जंग को भी मार दिया। यानी ब्रिटिशर्स के जो दोनों प्यादे थे, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, इन दोनों को मार दिया गया, किसके द्वारा, फ्रेंच के द्वारा। तो आफ्टर दैट डुप्लेक्स अपॉइंटेड मुजफ्फर जंग एज नेक्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब देखिए न ब्रिटिशर्स का ये वाला प्यादा बचा और न ब्रिटिशर्स का अनवरुद्दीन बचा। तो जब ये दोनों ही निकल गए तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब बचे। चंदा साहिब को उसने कर्नाटक का नवाब बनाई दिया था, अब मुजफ्फर जंग को वह निज़ाम बना देता है किसका, हैदराबाद का। तो उसके बाद 1715 के अंदर 51 के अंदर फ्रेंच कॉन्कर्ड एंटायर साउथ इंडिया। 1751 तक जो ये थे फ्रेंच थे, उन्होंने साउथ इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, काफ़ी हद तक, काफ़ी पार्ट साउथ इंडिया का कवर कर लिया था, क्योंकि कर्नाटक डिवाइडेड नहीं था उस वक्त तक, कर्नाटक का भी काफ़ी बड़ा एरिया था। तो जब वो चंदा साहिब का एरिया, इसका मतलब वो फ्रेंच का एरिया है, क्योंकि बिठाया तो चंदा साहिब को फ्रेंच नहीं था, फ्रेंच की मदद से ही बैठा है चंदा साहिब, अपॉइंट तो फ्रेंच ने किया था। तो इन 1754 डुप्लेक्स रिटर्न फ्रांस। अब देखिए, अब ये सबसे ज़्यादा जो कुशल
गवर्नर था वो फ्रांस वापस बुला लिया जाता है उसे, वो फ्रांस वापस पहुंच जाता है। अब थोड़ा बहुत डगमगाएगा। तो देखिए प्रथम कर्नाटक वॉर के अंदर भी फ्रेंच का दबदबा रहा था, क्योंकि देखिए फ्रेंच ने पहले तो मद्रास प्रेसिडेंसी पे हमला कर दिया और उनसे 4 लाख पाउंड रुपए ले लिए, ठीक। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने पुडुचेरी प्रेसिडेंसी के ऊपर हमला करा फ्रेंच की, तो डुप्लेक्स ने उसे अच्छे तरीके से डिफेंड करा और कॉन्कर नहीं करने दिया ब्रिटिशर्स को। और 1748 के अंदर एक्सला चापेल यूरोप में साइन हुई, जिस वजह से एक दूसरे को यहाँ पर भी शांत होना पड़ा, ठीक है। तो यानी कुछ ना कहें तो इतना तो कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट कर्नाटक वॉर के अंदर जो ज़्यादा दबदबा यानी पल्ला जिसका भारी पड़ा वो कौन थे, फ्रेंच का पल्ला भारी पड़ा था। तो वैसे ही दूसरे कर्नाटक वॉर के अंदर किसका पल्ला भारी पड़ा, फ्रेंच का पल्ला भारी पड़ा, ठीक है। तो जब ये फ्रेंच अब ये डुप्लेक्स चला गया फ्रांस वापस। अब देखिए थर्ड कर्नाटक वॉर के अंदर थोड़ा सा वो होगा, डगमगाएंगे। तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ 1756 से 1763 में, ठीक है। और जो सेकंड कर्नाटक वॉर था, सेकंड कर्नाटक वॉर जो था वो उसका अंत हुआ किसके साथ, ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी, पौंडुचेरी की संधि के साथ 1755 के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। कौन सा, सेकंड कर्नाटक वॉर। अब देखिए थर्ड कर्नाटक वॉर अपना स्टार्ट होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। इसके अंदर क्या होता है कि 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होती है, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध होता है किस किस के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला कौन था, नवाब था बंगाल का, उस वक्त नवाब था बंगाल का कौन, सिराजुद्दौला, ठीक। इन दिस बैटल रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला, और इस बैटल के अंदर सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आज के पीछे स्टोरी है मैं बताता हूँ आपको। तो पीपल जो सिराजुद्दौला था, वो सिराजुद्दौला बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी कंपनी उसे कंट्रोल करे, लेकिन ब्रिटिशर्स मैनिपुलेट कर रहे थे उसके काफ़ी सारे रूल्स वगैरह को, तो जिससे वो बहुत मतलब अनकंफर्टेबल फील करता था। तो सिराजुद्दौला ने हमला कर मतलब सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली सिराजुद्दौला हार जाता है। तो 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, और 1760 के अंदर बैटल ऑफ बांडी वॉश हुई, बांडी वॉश का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में, ब्रिटिशर्स के और फ्रेंच के बीच में। इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच, और इस बैटल के अंदर ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था। इन 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस की संधि हुई थी किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के बीच में। बाय दिस ट्रीटी थर्ड कर्नाटक वॉर केम टू एन एंड, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ही जो थर्ड कर्नाटक वॉर था वो ख़त्म हो गया था। और वेंडी वॉश के अंदर जब इन दोनों का जो युद्ध हुआ था फ्रेंच के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो ये देखिए तो इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की जो डोमिनेंस था वो एक्सेप्ट कर लिया था फ्रेंच ने। फ्रांसीसियों से ना अंग्रेज़ों का आधिपत्य सारे के सारे क्षेत्रों पर स्वीकार कर लिया था। फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों का आधिपत्य सारे के सारे क्षेत्रों पर स्वीकार कर लिया था। तो उसके बाद अब देखिए जो मुग़ल पीरियड था, मुग़ल डायनेस्टी थी, वो उसका डाउनफॉल होने लगा था, और वह इतनी ज़्यादा सिकुड़ चुकी थी, और मोस्टली जो उसके सूबे थे, जितने भी सूबे थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो इसके अंदर पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन 18th सेंचुरी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बंगाल का प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खान, मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे कुछ, तो उसमें से उस वक्त हमने मात्र बंगाल के बारे में पढ़ा था, अवध के बारे में पढ़ा था, हैदराबाद के बारे में,
रोहिलखंड के बारे में पढ़ा था, सिर्फ यही इन्हीं 4-5 के बारे में पढ़ा था। पर अपने लोग पढ़ेंगे अब इसके बारे में डिटेल में, ठीक। जो उस वक्त न्यू स्टेट्स एंड देयर फाउंडर्स इन 18th सेंचुरी, जो स्टेट था और उसके फाउंडर, अवध ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था मुग़ल एम्पायर से। उसका जो फाउंडर संस्थापक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? शहादत खान। ये शहादत खान को ही क्या कहा जाता है? बुरहानुल मुल्क कहा जाता है, बुरहानुल मुल्क। अवध का यानी प्रथम नवाब कौन बना? शहादत खान बना, ठीक। बंगाल का प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था मुग़ल एम्पायर से। और डेक्कन, जिसके अंदर हैदराबाद रीजन था, उसका कौन था? निज़ामुल मुल्क यानी चिनकलिज खान, क्योंकि चिनकलिज खान के पास इन 6 सूबे जो कि साउथ के अंदर पड़ते थे उनकी सूबेदारी थी। रोहिलखंड, रोहिल के अंदर वीर दाऊद और अली मोहम्मद ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। कर्नाटका के अंदर शादुतुल्लाह खान ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था मुग़ल एम्पायर से। भारतपुर में चूरामन जाट ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। राजपूताना में अजीत सिंह ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। सिख स्टेट पंजाब जो था उसके अंदर बंदा सिंह बहादुर ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था मुग़ल डायनेस्टी से या फिर मुग़ल एम्पायर से। मैसूर के अंदर हैदर अली ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। और ट्रैंकोवार के अंदर, त्रावणकोर के अंदर मर्तांड वर्मा ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। और मराठा और पेशवा यानी सबसे प्रथम मराठा कौन थे? शिवाजी ने स्थापना करी थी। और जो सबसे प्रथम पेशवा थे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। तो इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अब देखिए ये राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए हैं 18th सेंचुरी के अंदर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनका इंडिविजुअल पढ़ेंगे। हालांकि मुझे ये दूसरी वीडियो में कवर करना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं। अपने लोग अब बंगाल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से हम जो मेन और बड़े बड़े एरिया से इनके ऊपर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स उभर कर आए थे और उनके ऊपर कैसे ब्रिटिशर्स ने मैनिपुलेट किया था और उनके ऊपर अपना अधिकार कैसे स्थापित किया था ब्रिटिशर्स ने, वो पढ़ेंगे। जैसे बंगाल का पढ़ेंगे, अवध का पढ़ेंगे, सिख स्टेट्स पे पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में बंगाल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।